अगर आपको पता चले कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपने सक्सेसर का ऐलान कर दिया है। आप किंतु परंतु जोड़ सकते हैं, पर यह तय है कि अब सुप्रिया सुले ही कमान संभालेंगी। दो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दूसरे प्रफुल्ल पटेल हैं, लेकिन उनको प्रभार के लिए जो राज्य दिए गए हैं उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सांकेतिक है और कितना असल। प्रफुल्ल पटेल को जो राज्य दिए गए हैं उनके नाम हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान प्रभार के तौर पर, और इसके अलावा गोवा, जबकि सुप्रिया सुले के पास है सबसे महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र। इसके अलावा इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी मुखिया उन्हीं को बनाया गया है। अजित पवार का क्या रिएक्शन रहा? कह दिया मैं खुश हूँ। शरद पवार से पूछा गया, कह दिया गया कि वो अभी विपक्ष के नेता हैं। पर सब जानते हैं कि पवार के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और पैलेस पॉलिटिक्स अपने जोर पर है। इसके बरक्स भारतीय जनता पार्टी का घर भी दुरुस्त नहीं है। देवेंद्र फडणवीस बनाम आशीष शेलार, क्या ये अमित शाह की शय पर हो रहा है, जो वहां पर देवेंद्र फडणवीस के बरक्स एक मराठी नेतृत्व को उभारना चाहते हैं, या फिर कोई और कार्य योजना है? पंकजा मुंडे की बगावत का क्या? अपने पिता की पुण्यतिथि पर दिए गए बयान हो या उससे पहले भी? इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीन मेहमान। राजदीप सरदेसाई स्टूडियो से हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं सुधीर सूर्यवंशी, जो कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस में जुड़े हैं और चेकमेट हाउ द बीजेपी वन एंड लॉस्ट महाराष्ट्र जैसी किताब भी लिख चुके हैं। और हमारे साथ हैं कमलेश सुतार, जो लोकशाही मराठी के एडिटर इन चीफ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राजदीप, कट टू कट दो ऑब्जर्वेशन। एनसीपी में अंदर खाने क्या तय हुआ है? क्या देर सवेर अजित पवार जाएंगे या पार्टी के भीतर रहकर अपनी बारी का, अपने मौके का इंतजार करेंगे, जो कि वो 2009 से कर रहे हैं? पॉइंट 1। पॉइंट 2, वघारी बोर्ड को लेकर एक बड़ा चर्चा चलती है, गोपीनाथ मुंडे की लेगेसी को लेकर चर्चा चलती है, मराठवाड़ा में ओबीसी फेस को लेकर चर्चा चलती है। पर क्या धनंजय मुंडे और उससे भी ज़्यादा देवेंद्र फडणवीस के बनाम पंकजा मुंडे की पॉलिटिक्स की अपनी लिमिटेशंस भी हैं? क्योंकि एकनाथ खड़से को भी अंततः जाना पड़ा, वो एनसीपी में है और वहीं से अब बयान दे रहे हैं। क्या वो शिवसेना या ऐसे किसी उसमें जा सकते हैं, या अंततः जो उन्होंने कहा अमित शाह हमारे नेता हैं और हम उनसे डिस्कस कर लेंगे और आखिरी में सब शांत हो जाएगा? क्योंकि वो विधान परिषद की सीट के लिए भी इंतजार करती रहीं, राज्यसभा के लिए भी इंतजार करती रहीं, पर कुछ हुआ नहीं। देखिए, 2 पॉइंट। पहले तो एनसीपी, ये देखिए सौरभ, बहुत ही विचित्र है। 1 महीने पहले हम मुंबई में थे जब शरद पवार ने ऐलान किया कि मैं एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। काफी बवाल उठा। उसके 1-2 दिन बाद हम पवार जी से मिले और तब ऐसा लगा कि पवार जी एक तरह से दुविधा में थे कि अपना डिसीजन वापस ले नहीं ले। क्या ये उनकी चाल थी, उनकी स्ट्रेटेजी थी अजीत पवार को एक तरह से मैसेज देने कि पार्टी अभी भी मेरे साथ है, आप भले ही बीजेपी के साथ जाना चाहें लेकिन आखिरी निर्णय मैं करूंगा। देखिए, शरद पवार क्या करेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट बना रहा, हालांकि इस पोस्ट में ज्यादा कुछ महत्व नहीं है, खासकर कि प्रफुल्ल पटेल के पोस्ट में, जब आप मध्य प्रदेश राजस्थान में एनसीपी का कोई वैसे वर्चस्व ही नहीं है, लेकिन सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र इंचार्ज, इलेक्शन इंचार्ज बनाकर कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है कि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लेवल पर सुप्रिया सुले मेरी एक तरह से वारिस है, शी इज माई सक्सेसर। अब वो अजीत पवार को मैसेज गया है, ये कहना ठीक है कि अजीत पवार ने अभी तक कठोर तरीके से रिएक्ट नहीं किया है। अजीत पवार अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि क्या मैं मेरे शरद पवार जिसके साथ मैं, जिसकी छत्र छाया में मैं आगे बढ़ा हूं, उनको छोड़ सकता हूं, काका को छोड़कर मैं आगे जाऊं कि नहीं। ये उनके सामने कई सालों से सवाल रहा है, लेकिन अब समय उनके सामने आ गया है कि अगले 4-5 महीनों में महाराष्ट्र के चुनाव अगले साल सितंबर-अक्टूबर में, उसके पहले ये निर्णय तय करना है। और शरद पवार ने कुछ लोगों से कहा है कि उनको जाना है तो वो जाएं, हम पार्टी चलाएंगे, जिस तरह से मुझे चलानी है मैं चलाऊंगा, अजीत को जाना है वो जाएं, ये उन्होंने कई लोगों से कहा है। तो एनसीपी का प्रॉब्लम, अजीत अब क्या वेट कर रहे हैं फिर? देखिए, अजीत पवार को अभी तक, देखिए एक तो बड़ी बात मैं कहूं, बगैर अजीत पवार सुप्रिया सुले को बारामती जीतना मुश्किल है, क्योंकि वहां अजीत पवार की संगठन पर भी जो लोकसभा सीट है वहां उसकी काफी पकड़ है। अजीत पवार रुक रहे हैं क्योंकि अजीत पवार को अभी तक ये सर्टन नहीं है कि बीजेपी मुझे देगी क्या।
मैं जाऊंगा, अगर मैं एकनाथ शिंदे की तरह मुख्यमंत्री बन सकता हूं तो ठीक है, अगर मैं केवल एक मंत्री वहां बनूं, केवल मेरे केसेस बंद हो जाए इसलिए मैं जाऊं, इज दैट रीजन इनफ? ये मुझे लगता है वो चाहते हैं, मुझे कुछ बताइए आप देंगे क्या। और दूसरी तरफ, और एक बड़े बीजेपी नेता ने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र की लड़ाई, राजदीप, अब है शरद पवार बनाम अमित शाह, ये असली लड़ाई है और बाकी सब इसमें पॉन्स हैं। जितने भी नाम आप ले रहे हैं ये एक दूसरे की चाल में है। कभी कभी अमित शाह से कोई एनसीपी के नेता मिलते हैं, दूसरी तरफ शरद पवार उद्धव ठाकरे और शिवसेना को अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। असली लड़ाई है अमित शाह बनाम शरद पवार, क्योंकि अमित शाह ने कुछ लोगों को कहा है मुझे शरद पवार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, 3 बार उन्होंने हमको धोखा दिया है, वी मस्ट फाइंड अ वे कि शरद पवार को कैसे कमजोर किया जाए। ओके, क्विकली बताइए, देवेंद्र फडणवीस वर्सेस एकनाथ शिंदे, पोस्टर छपे, सर्वे छपे, विवाद हुआ, एकता का संदेश देने के लिए हेलीकॉप्टर में साथ बैठ गए, बट एवरीबडी नोज दिस, एवरीथिंग इज नॉट फाइन बिटवीन देवेंद्र फडणवीस एंड एकनाथ शिंदे। और फडणवीस जो 5 साल सीएम रहे, अभी डिप्टी सीएम हैं, वो इस चीज को लेकर कसमसाहट भी महसूस कर रहे हैं कि जब वो एक छत्र नेता थे भाजपा के, उनको उस तरह का होल्ड क्यों नहीं मिल रहा है। एकनाथ शिंदे कैंप की अपनी चिंता है कि लोकसभा में सीटों को लेकर किस तरह का एडजस्टमेंट होगा, कैबिनेट एक्सपेंशन, कैबिनेट में कुछ नामों को ड्रॉप करने, इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं जो मुंबई में मैंने सिर्फ 24 घंटे के अपने प्रवास में सुन ली। बताइए। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है कि नॉर्मली जब आप कोई न्यूज आर्टिकल लिखते हैं तो उस पर विवाद होता है, अब एडवर्टाइजमेंट पर इतना बड़ा विवाद हुआ। देखिए क्या हुआ, और इसमें भी कहीं ना कहीं जो मैंने कहा ना कि अमित शाह का जो एक तरह से महाराष्ट्र पर नजरिया है, उसमें कई भाजपा के नेताओं का कहना है कि अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को कहा है कि मैं आपके पीछे हूं। ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने में अमित शाह का बड़ा हाथ था। अभी भी एकनाथ शिंदे जब भी कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, महाराष्ट्र में यही चर्चा है, वो अमित शाह से सलाह लेके लेते हैं। वो देवेंद्र फडणवीस से बात करने के पहले अमित शाह से बात करते हैं। तो एक तस्वीर बन गई है कि एकनाथ शिंदे अमित शाह जी के और केंद्र नेतृत्व के बड़े नजदीक आ गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को लगता है कि अगले 5-6 महीनों में मेरे लिए भी मेक और ब्रेक है, क्योंकि अगर ठाणे और मुंबई के जो म्युनिसिपल चुनाव होंगे उसमें कुछ ना कुछ बीएमसी क्यों नहीं करवा रहे हैं अगर इतने मजबूत हैं, जो कि पूछा भी है विपक्ष ने, शिवसेना ने पूछा है। नहीं, इतने लोकप्रिय हैं मुख्यमंत्री तो बीएमसी करवा लें। नहीं, कोर्ट में 2 मामले हैं, एक डिलिमिटेशन का मामला है, एक ओबीसी रिजर्वेशन का मामला है, जो कहा जा रहा है अगस्त तक तय होगा, लेकिन कई महीनों से यह मामला कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सरकारों और कोर्ट के बीच में होता है कि आप क्या आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं। कोर्ट अपनी गति से चलता है, लेकिन ये सरकारों के पास होता है कि वो किस मामले को कितना डिले करना चाहते हैं अपने रिप्लाई फाइल करने में और सॉल्यूशन देने में, और किस में नहीं करना चाहते। बिल्कुल, लेकिन इस समय भाजपा सेना सरकार, शिंदे सेना सरकार जो है, उनको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यों चाहिए? आज अगर चुनाव आप करें तो उनको लगता है एडवांटेज शायद भावनात्मक मुद्दों को लेकर उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी को मिल सकता है, तो वो कोई जल्दबाजी में नहीं है। लेकिन जो आपने बैटल की बात कही, शिंदे वर्सेस फडणवीस, एक तरफ शिंदे जी अपनी एक पकड़, एक अस्तित्व बनाना चाहते हैं, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, अब मेरी एक छवि बननी चाहिए ताकि जब अगले साल चुनाव आएंगे, बीजेपी बगैर मेरे नेतृत्व के चुनाव नहीं लड़ सकती। मराठा नेता है और वो इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि मराठा नेता को आप किनारे करके आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अब एक तरफ मराठा नेता है, दूसरी तरफ पंकजा मुंडे अपने आप को ओबीसी नेता के तौर पर नहीं, ये तो है। नहीं, दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि ठाणे और कल्याण में कुछ लोकल बीजेपी लीडर्स हैं, वो भी कह रहे हैं कि श्रीकांत शिंदे पर उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। तो लोकल फैक्टर जो है उस वजह से, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एकनाथ शिंदे ने, ये बस है किसी प्रशांत किशोर के एक करीबी स्ट्रेटेजिस्ट को हायर किया है, और ये जो प्रोजेक्शन करनी है कि मेरी भी प्रोजेक्शन करिए कि मैं बड़ा नेता बन गया हूं, ये एडवर्टाइजमेंट किसने करवाई? हालांकि नाम दिया जा रहा है किसी शिंदे सेना के व्यक्ति का, लेकिन ये पूरा जो इमेज बिल्डिंग है, एक व्यक्ति जो प्रशांत किशोर के साथ काम करता था, वो अब एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में काम कर रहा है। तो एकनाथ शिंदे अपनी छवि बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को अभी भी वो एक गुस्सा तो है
कि मैंने सब इतनी मेहनत की, मैंने कोशिश की है बीजेपी को बढ़ाने के लिए, मैं बीजेपी का नंबर 1 नेता बन गया और था, बीजेपी को पार्टी नंबर 1 भी बनाई दिया महाराष्ट्र में। हाँ, और पार्टी नंबर 1 बना दिया, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और उसके बाद जब वो सिर्फ संगठन के मुखिया के तौर पर काम करना चाहते थे, अगले विधानसभा की तैयारी भी, तब आला कमान ने दरेरा देके कि नहीं साहब को आपको डिप्टी सीएम तो बनना ही पड़ेगा, बयान उनको अपना रिट्रैक्ट करना बिल्कुल। और अभी भी उसके बाद भी सौरभ, जितने भी महाराष्ट्र में बड़े निर्णय लिए जाते हैं, होम मिनिस्ट्री उनके एक कब्जे में है, उसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अभी भी ज्यादातर देवेंद्र फडणवीस से उनका कनेक्शन है, कम्युनिकेशन देवेंद्र फडणवीस से, पुलिस अफसर हो या आईएएस अफसर हो। तो देवेंद्र फडणवीस को लगता है मैं सब मेहनत कर रहा हूं, अब एकनाथ शिंदे वहां आ गए अपना अस्तित्व बनाने के लिए। लेकिन यह सबसे बड़ी सवाल नहीं है। एक मैं कहूंगा आखिर में, महाराष्ट्र का जो मुझे डर है वो ये है, और मैं आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन एंड महाराष्ट्रन, और कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की एक छवि बनी है, शाहू, फुले, अंबेडकर, ये सब एक तरह से सामाजिक सेवा में लगे हुए थे, लोगों को जोड़ने में लगे हुए थे। पिछले 3-4 महीनों आप देखिए धार्मिक पोलराइजेशन महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। अकोला, नासिक, कोल्हापुर में अभी हुआ, कई जगहों में छोटी बड़ी एक तरह से घटनाएं हो रही है, कम्युनिटी डिवाइड। और एक सकाल हिंदू समाज एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन गया हिंदुत्व आउटफिट्स की, जो हर जगह जाकर लव जिहाद की बात करता है। अब ये देखिए किस तरह से समाज को एक तरह से तोड़ना है। औरंगजेब, टिप्पू सुल्तान, ये राजनीति कहां से महाराष्ट्र में आ गई? तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो रहा है। बीजेपी के कुछ जो एक्सट्रीम व्यूज हैं वो महाराष्ट्र में अपनी राजनीति करना चाहते हैं। छत्रपति के वंशज भी तो नई पार्टी ला रहे हैं। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग कि पंकजा मुंडे का आपने 2-3 बार नाम लिया। वही पंकजा मुंडे मध्य प्रदेश में जाकर कहती है ये जो लव जिहाद की पॉलिटिक्स है गलत है, हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए किससे उनको शादी करनी है। तो पंकजा मुंडे भी अपनी एक आइडेंटिटी, देखिए महाराष्ट्र में हर नेता अब सोच रहा है अगले 1 साल में मैं अपनी एक तरह से अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाऊं। थैंक यू राजदीप जी। अब बढ़ते हैं कमलेश सुतार की तरफ। कमलेश जी, 4 प्रसंग मैंने आपके सामने रख दिए। शिंदे वर्सेस फडणवीस 1, दिल्ली का दखल 2, शरद पवार के अपने घर की राजनीति 3, पंकजा मुंडे, एकनाथ खड़से से जो भी नाराजगियों का एक सिलसिला चल रहा है कई वर्षों से 4। आपकी प्रतिक्रिया सर? देखिए सौरभ, सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो जोड़ी थी, जिस तरह से शपथ ग्रहण हुआ था, उस वक्त एक टीम के तौर पर दिख रहे थे दोनों। भले ही फडणवीस को इस बात का अंदेशा नहीं था कि उन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर शिंदे के साथ काम करना होगा, लेकिन जिस तरह से भाजपा के एक नेता थे चंद्रकांत पाटिल ने एक प्रोग्राम में बीजेपी के कहा था कि हमने अपने दिल पर पत्थर रख के सीएम की कुर्सी उन्हें दी है, तो थोड़े ही दिनों में इसकी ग्राउंड रियलिटी समझ में आने लगी। शिंदे बनाम फडणवीस जो जिस तरह का कोल्ड वॉर चल रहा था, ये आज से नहीं शुरू हुआ है। सबसे पहले कुछ आला अधिकारियों के अपॉइंटमेंट को लेकर दोनों में कुछ अनबन चल रही थी। इस बात को लेकर चर्चाएं थी। शुरुआती तौर पर लोग कह रहे थे कि नहीं, ये सिर्फ चर्चा है, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जब मुंबई में एक स्पेशल सीपी की पोस्ट बनाई गई तो इसको कहीं ना कहीं अंडरलाइन किया गया। ये बात अंडरलाइन हो गई वहां पर कि मुंबई के जो प्रेजेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे वो माने जाते थे शिंदे के करीबी, और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले देवेंद्र भारती को एक नई पोस्ट बनाकर स्पेशल सीपी के पोस्ट पर लाया गया। मुंबई जैसे शहर के लिए 2 कमिश्नर ऑफ पुलिस, 2 पुलिस कमिश्नर मिलना, ये पहली बार हो रहा था और ये बहुत बड़ी घटना थी। दोनों का इस पर कंट्रोल रहे, मुंबई पुलिस पर कंट्रोल रहे। जब आपको मुंबई से काम करना है, आपको मुंबई में राजनीति करनी है, तो जाहिर सी बात है मुंबई शहर पर कंट्रोल होने के लिए आपको आपका चहिता ऑफिसर वहां पर सीपी होना जरूरी होता है। इस बात के तुरंत बाद इन चर्चाओं को और हवा मिल गई थी। यहां तक की बातें नहीं रुकी पिछले कुछ दिनों, हालांकि बीच में छोटी छोटी घटनाएं होती रही, लेकिन सबसे बड़ी जो घटना हुई पिछले कुछ दिनों में वो थी अजीत पवार को लेकर भाजपा का ऑपरेशन कमल की बात सामने आना। अजीत पवार पार्टी में नाराज चल रहे हैं, अजीत पवार बीजेपी के संपर्क में है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के खिलाफ, शिंदे के 16 विधायकों के खिलाफ आता है, तो एक प्लान बी रेडी रखा जाए। इस बात से लेकर शिंदे कैंप कुछ आहत थे, अपना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, ये बात उनको कुछ रास नहीं आई। सीधा मामला दिल्ली तक पहुंचा, पार्टी के आला कमान तक पहुंचा, और फिर शायद अजीत पवार का ऑपरेशन उस वक्त हो नहीं पाया, या फिर जो भी बातें उस वक्त हुई हो। और अब जो सबसे बड़ा इमीडिएट कॉज या इमीडिएट रीजन जो रहा है, वो सीधे श्रीकांत शिंदे जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके
कॉलर तक पहुंचना। कॉलर तक पहुंचना मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसा बहुत कम बार होता है कि मुख्यमंत्री के बेटे के सीधे सामने कोई चैलेंज खड़ा कर दे। हालांकि घटना बहुत लोकल लगती है, लोकल पॉलिटिक्स की लगती है। जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रीकांत शिंदे करते हैं, वहां पर भाजपा के कुछ नेताओं ने सीधा सीधा मोर्चा खोल दिया श्रीकांत शिंदे के खिलाफ। और वो मोर्चा खोलने वाले कौन नेता थे? उनका नाम था रविंद्र चौहान, जो आपकी सरकार में मंत्री है, देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं। अब जब कोई भी नेता, कोई भी मंत्री सीधा सीधा मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ मोर्चा खोलता हो, तो ये बात को मानना जरा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट है कि उसको किसी बड़े नेता का आशीर्वाद ना हो या फिर उनको बिना कंसल्ट किए उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी हो। बार बार श्रीकांत शिंदे को, एकनाथ शिंदे को, उनकी पार्टी को यह याद दिलाया जा रहा था कि आप हमारी वजह से मुख्यमंत्री हो, जिस मुख्यमंत्री पद पर बैठे हो वो भाजपा की बदौलत है। इस बात के तुरंत बाद और पिछले कुछ दिनों पहले एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जब खुद देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह दिल्ली गए थे। दिल्ली से आने के बाद इस मामले को और हवा दी गई और उसके बाद में सीधा ये एडवर्टाइजमेंट का मामला सामने आ गया। एडवर्टाइजमेंट का मुद्दा सामने आ गया। सीधी सीधे बात उसमें दो कही गई थी सौरभ। एक, सबसे ज्यादा लोगों ने यहां पर अपना वोट दिया है, पसंदी दी है एकनाथ शिंदे को बतौर मुख्यमंत्री, और बतौर उप मुख्यमंत्री उनकी चॉइस है देवेंद्र फडणवीस। इस बात को इस एडवर्टीजमेंट में बहुत बोल्ड तरीके से बताया गया था। अब ये कहना और अगले बार भी 2024 में इसी जोड़ी को देखना है, यानी कि शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री के पद पर देखना और देवेंद्र फडणवीस को फिर से उप मुख्यमंत्री के पद पर देखना है। ये बात देवेंद्र फडणवीस को इतनी रास नहीं आई। उस दिन दोनों ही कोल्हापुर जाने वाले थे। कोल्हापुर में एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, शासन आपल्यादारी नाम से, सरकार आपके घर पर, आपके द्वार तक, इस नाम का वो प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के लिए दोनों का साथ में होना जरूरी था, लेकिन फडणवीस वहां नहीं गए। दूसरे दिन भी एक प्रोग्राम था, नहीं गए। और दूसरे दिन सिर्फ रुके ही नहीं वहां पर, उसके आगे बीजेपी के नेताओं ने सीधी तुलना कर दी मेंढक के साथ में। भाजपा के बड़े नेता है, सांसद है अनिल बोंडे, जो कहते हैं कि मेंढक कुछ भी कर ले, वो हाथी नहीं बन सकती। और ज्यादा आगे जाकर भाजपा के नेताओं ने कहा कि उसी सांसद ने कहा कि शिंदे शायद समझ रहे हैं कि ठाणे मतलब पूरा महाराष्ट्र है। ये सीधा सीधा एक तरह से शिंदे को हेड्स ऑन लेना था और भाजपा के नेता ये बात कह रहे थे। तो ये बात सामने से आना, ये शिंदे और फडणवीस के बीच में ऑल इज वेल नहीं है, इसी बात को दर्शाता है। और आने वाले दिनों में, आज भी हालांकि दोनों साथ में आए, एक प्रोग्राम में आए, दोनों ने कहा कि हमारी दोस्ती है, हमारा अलायंस ये टूटेगा नहीं, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। लेकिन स्टेज पर जिस तरह से असहज दोनों नेताओं में था, जो अनईज दोनों नेताओं में था, वो साफ दिखाई दे रहा था। आधा पौना घंटे के बीच में एक आध बार दोनों ने हंस के बात की, लेकिन दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज साफ दर्शा रही थी इस बात को कि दोनों में ऑल इज वेल नहीं है। तो ये कहा जा सकता है ये शुरुआत है। लेकिन जो लोग देवेंद्र फडणवीस की राजनीति को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के डिक्शनरी में फॉरगिव एंड फॉरगेट नाम की चीज नहीं है। वो हर चीज को याद रखते हैं और हर चीज का राजनीतिक हिसाब देवेंद्र फडणवीस करते हैं। अब ये लड़ाई यहाँ पर खत्म हो गई है, या फिर इंटरफियरेंस के बाद में जो पार्टी के आला नेताओं के बाद दिल्ली के आलाकमान के इंटरफियरेंस के बाद ये लड़ाई रुक जाती है, ये अब देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अब रुक करते हैं तीसरे पत्रकार का, जिनका नाम है सुधीर सूर्यवंशी। एकनाथ शिंदे की जो एडवर्टाइजमेंट किया, उसने एक बात क्लियर कर दी कि एकनाथ शिंदे को जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली का, उनका ब्लेसिंग के बिना ये एडवर्टाइजमेंट आ नहीं सकती। और इसमें एक बात क्लियर है कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के बीजेपी के कद्दावर नेता है, उनको जिस तरीके से कटुसाइज किया गया, जैसे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना के 1 साल पहले और देवेंद्र फडणवीस को डीसीएम बनाया गया था। दूसरी गौरतलब की बात है, एक बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, उन्होंने खुद बात कही थी मुझे कि एकनाथ शिंदे, उनको गुट को पता था कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने वाले हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को बिल्कुल भी नहीं पता था। और वो जो था वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन कर रहे थे प्लान, जो ऑपरेशन कमल है, शिवसेना तोड़ने का और सरकार लाने का। जो आदमी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, इसको सिर्फ आधी बात का पता हो, पूरी बात का पता नहीं था। जब उसको पूरी बात बताई गई तो उसके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, फुट फुट पे रोए थे।
फिर उनको दूसरी शौक दिया गया कि वो सरकार के बाहर रहना चाहते हैं, लेकिन सरकार में उनको शामिल करने का जबरदस्ती किया गया और डीसीएम बना गया। ये पहली बात। और अभी जो हो रही है, मुझे लगता है उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जिस जिस तरीके से दिल्ली के जो लीडरशिप है, क्षेत्रीय लीडर को कट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, और फडणवीस एक महाराष्ट्र के एक बड़े लीडर के तौर से उभर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर का चेहरा भी उनके चेहरा ऐसी भी बात चल रही थी कुछ दिनों में। तो मुझे लगता है कि एक कट टू साइज करने का शिंदे के कंधे पर कुछ बंदूक रख के एक प्रयास किया गया है, ये लगता है। लेकिन ये करते समय भारतीय जनता पार्टी फडणवीस को कट टू साइज कर रही है, लेकिन उसका खामियाबा जो लीडर है, नीचे वर्कर है, वो डीमोरलाइज हो रहे, पार्टी में कंफ्यूजन बढ़ रहा है, अलायंस में कंफ्यूजन बढ़ रहा है। तो उसको मुझे लगता है उसका सेटबैक, उसका कोई डैमेज आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल होगा। और क्षेत्रीय लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी ने तैयार करने के बजाय, जैसे नितिन गडकरी है महाराष्ट्र के और यूनियन मिनिस्टर, उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा सपोर्ट किया था। देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना था 2014 के पहले। देवेंद्र फडणवीस कोई नहीं थे, एक साधारण एक एमएलए थे। और सबसे ज्यादा हम उस टाइम पे जो ओबीसी लीडर थे, एकनाथ खड़से हो, पंकजा मुंडे के पिताजी गोपीनाथ मुंडे हो, बाकी लीडर अहम थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा लीडर के तौर पे उनको ताकत दी गई थी, क्योंकि उनको नितिन गडकरी को काउंटर करना था। अभी एक देवेंद्र फडणवीस को काउंटर करने के लिए पूरी ताकत मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर है वो एकनाथ शिंदे को दे रहे, लेकिन उसका मुझे लगता है कोई बड़ा खामियाबा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और इससे ये हो रही कि साल ही इलेक्शन है महाराष्ट्र का, और लोकसभा के इलेक्शन 2024 से एक ही साल बचा है, उसमें इस तरीके से बातें होना ये बहुत ही शुभ संकेत नहीं है, ये अच्छे बातें नहीं है। और इसमें ये हो रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ में जो कुछ कांग्रेस हो, एनसीपी हो, बाकी पार्टी छोड़ के उनके साथ आए थे, उनमें भी अभी थोड़ी इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी है कि जो लीडर देख के अपन इस पार्टी में आए, वही लीडर की स्टेबिलिटी नहीं हो, वही लीडर का कुछ भी हो सकता है, तो अपना क्या होगा। तो वो भी चर्चा भारतीय जनता पार्टी में बहुत जोर शोर से चल रही है। उन्होंने खुद, दोनों लीडर ने कल के जो पालघर के जो समारोह था, वहां पे वीरू जय की जोड़ी, फेविकॉल का जोड़, सब चीजें कहा है, लेकिन दूसरी तरफ पोस्टर वार दोनों पार्टियों में बिल्कुल जोर शोर से चल रहा है, लोकल लेवल पे जोर शोर से चल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है वो कोई थमने का नाम नहीं ले रही है। मुझे लगता है ये आने वाले दिन में और दिलचस्प लड़ाई देखने को अपने को मिलेगी। जो अजित पवार और सुप्रिया सुले ने का जो झगड़ा चल रहा था कि महाराष्ट्र में शरद पवार के बाद में राष्ट्रवादी का कौन पॉलिटिकल वारसदार होगा, कौन उसके संभालेगा, मेरे ख्याल से शरद पवार ने जिस तरीके से सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया और उनके साथ में प्रफुल्ल पटेल को भी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, सुप्रिया सुले को अकेला बनाते तो एक नजर में आते कि उन्होंने अपनी सिर्फ पुत्र का ख्याल रखा और दूसरे लोगों को नजरअंदाज किया, इसलिए वो टेम्पररी अरेंजमेंट से मुझे लगता है प्रफुल्ल पटेल को एक सीनियर लीडर के तौर पे उनके साथ में दिया गया। लेकिन जो महाराष्ट्र में जो कुछ दिनों से भारत में चर्चा चल रही थी पवार के बाद में कौन, वो मेरे ख्याल से वो आंसर शरद पवार ने दे दिया है सुप्रिया सुले का वर्किंग प्रेसिडेंट बना के। और इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का इंचार्ज भी बना गया, हरियाणा का इंचार्ज बना गया, पंजाब का इंचार्ज बना गया। तो सुप्रिया सुले दिल्ली में भी, सेंटर में भी रहेगी, महाराष्ट्र में भी रहेगी। तो कुछ दिन में अजित पवार को सुप्रिया सुले के अंडर लीडरशिप भी काम करना पड़ेगा, ये बात होगी। लेकिन वो किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करते, अभी तो वो एक्सेप्ट कर रहे, लेकिन आने वाला काल में कैसे रिएक्ट होते, क्या होते, ये भी देखने वाली चीज है। अजित पवार भी एक कद्दावर नेता है, उनके मोमेंट वो भी इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट अंदर खामी की मैं आपको एक बात बताता, जिस दिन शरद पवार ने रेजिग्नेशन दिया उसके बाद में उनको मनाने के लिए काफी प्रयास किए गए। सिर्फ उस टाइम में अजित पवार ऐसे एक शख्स थे, वो चाहते कि उनका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए तो दूसरा सुप्रिया सुले को प्रेसिडेंट बना जाए, ताकि उनका जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। जिस दिन वो मीटिंग हुई थी 15-16 एनसीपी के लीडर की कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट को और शरद पवार के रिजिग्नेशन के क्या करना चाहिए, उसी टाइम भी एनसीपी की जो मीटिंग हुई थी उसमें 2 रेजोल्यूशन पास किया, वो किसी को पता नहीं है। पहला रेजोल्यूशन ये था कि सुप्रिया सुले को प्रेसिडेंट बना जाए जब शरद पवार ना मानेंगे, शरद पवार कहेंगे कि मुझे रेजिग्नेशन लेना नहीं है, तो उन्होंने ले लिया तो सुप्रिया सुले प्रेसिडेंट रहेगी, नहीं लिया तो सुप्रिया तो दूसरा कुछ किया जाए। उस टाइम पे अजित पवार ने काफी अहम रोल प्ले किया था।
उनको लगता है कि शरद पवार की उम्र हो चुकी है। बाकी जो अभी जो आने वाला जो पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र का, भारतीय जनता पार्टी के साथ किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि ईडी सीबीआई से भी छुटकारा मिल जाएगा और पार्टी सेंटर में भी पावर में है और स्टेट में भी पावर में, तो उनका भी फायदा मिलेगा। तो दोनों चीजों करते हैं। लेकिन शरद पवार की चीज ऐसी है कि उनका जो सेक्युलर है, प्रोग्रेसिव है, डेमोक्रेटिक है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जैसे यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री और उन तक और लेके जाने वाले जो वारसदार रहेगा वो सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले, अजित पवार एक अपॉर्चुनिस्ट, एक पावर पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन सुप्रिया सुले थोड़ी आइडियोलॉजी कमिटेड, पवार साहब की जो आइडियोलॉजी है, गांधी की, नेहरू की आइडियोलॉजी, वो पॉलिटिक्स करती है। इसलिए सुप्रिया सुले का लीडरशिप अजित पवार के कंपैरिजन में लोगों को ज्यादा पसंद रहा है, जो आइडियोलॉजिकल कमिटेड लग रही है। लेकिन आने वाला जो काल है वो एनसीपी के लिए भी काफी कठिन है, क्योंकि अजित पवार के स्टेटमेंट में अभी भी अपोजिशन के सुर में सुर नहीं है, वो बीजेपी को ज्यादा फेवरेबल स्टेटमेंट लगते हैं। इसलिए पवार है, सुप्रिया सुले, लेकिन उनको पवार अपने भतीजे को कैसे कंट्रोल करते हैं, सुप्रिया अपने भाई को कैसे मैनेज करती, उसके बाद में ही एनसीपी की क्या राह रहेगी उसके ऊपर निश्चित होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो कुछ दिनों में एक सर्वे आया था कि उस सर्वे में एनसीपी को कांग्रेस से कम वोट शेयर है पब्लिक का, तो मुझे लगता है कि एनसीपी का जो प्रॉक्सिमिटी बीजेपी के साथ है और बीजेपी के साथ में जो जाने का उनका चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं उनको डैमेज हो रहा है। जैसे कर्नाटक में हमने देखा, कर्नाटक में जो कुमारस्वामी और एचडी देवेगौड़ा, उन्होंने किंग मेकर और बीजेपी के साथ में जाने का भी जो बात चल रही थी, उनका डैमेज हुआ और लोगों ने सीधा जो बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं कांग्रेस, उनको वोट किया। वही मुझे लगता है कि जब एनसीपी ऐसे करेगी, लोग सीधा कांग्रेस के पास जाएंगे, वो एनसीपी के पास नहीं जाएंगे। इसलिए उनको अपना स्टैंड क्लियर करना है, अपनी कमिटमेंट दिखाना है, तभी आने वाला काल एनसीपी के लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो के यात्रा के बाद में और मजबूत, जैसे विदर्भ इलाका है उनका जो गढ़ रहा करता था, वहां पे और मजबूत होगी। एमएलसी की इलेक्शंस हो, एपीएमसी की जो मंडी की इलेक्शन हो, वहां पे कांग्रेस ने काफी बेहतर प्रदर्शन एनसीपी से ज्यादा किया है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा किया है। इसलिए आने वाला काल कांग्रेस के लिए उस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा है। एनसीपी को अभी स्टैंड लेने के क्या करना है। चलिए, आज के नेता नगरी में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आप सबकी शिकायतें और सुझाव पहुंचते रहें। शुक्रिया और अपना खूब ख्याल रखिए, अपनी पॉलिटिक्स का भी।